नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं ताबिश कमाल हूँ। मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद भी हैं। दिल्ली में आज एक बड़ा राजनीतिक उथल पुथल हुआ है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज बीजेपी पर गुंडागर्दी के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अन्य पार्टियों के नेताओं को ज़बरदस्ती बीजेपी में शामिल कराया जा रहा है और ये सब गुंडागर्दी के बल पर हो रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस लाचार बनी हुई है। सब कुछ जानते हुए भी दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बहुत खुलकर आज बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने बहुत खुले शब्दों में कहा क्या दूसरे दलों के नेताओं को डरा धमकाकर बीजेपी उन्हें अपने दल में शामिल करके चुनाव जीतने की गंदी रणनीति तैयार कर रही है, जो दिल्ली की जनता कभी होने नहीं देगी। दिल्ली का चुनाव आखिरी पड़ाव में पहुंच चुका है, जहां मुकाबला लगातार बेहद रोचक होता जा रहा है। जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली में इस बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी यही दावा कर रही है कि बीजेपी इस बार सरकार बनाने जा रही है। हालांकि ये दावा तो 8 तारीख के बाद पता चलेगा कि आखिर किसने दिल्ली के अंदर सरकार बनाई, लेकिन जिस तरह से दिल्ली के अंदर बयानबाजियों का दौर जारी है, उससे एक बात साफ है कि दिल्ली का मतदाता अब हर राजनीतिक दल की तरफ देख रहा है। दिल्ली के अंदर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस भी जमकर चुनाव प्रचार कर रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज रोड शो करती हुई नजर आई और वहीं कई और बड़े पॉलिटिकल और सियासी चेहरे अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार रोड शो करते हुए नजर आए। बीजेपी के कई मुख्यमंत्री लगातार पिछले कई दिनों से दिल्ली के अंदर डेरा डाले हुए हैं, जो लगातार प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी लगातार दिल्ली में बने हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और मैं हूं धनराज गर्ग और बात करेंगे राजधानी देहरादून की बड़ी खबर की। आपको बताते चले कि जिस तरीके से देखा जाए कि जो ठग हैं वो अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं ठगी करते हुए नजर आते हैं। वहीं एक मामला ऐसा सामने आया है कि जिसको ठगी कहा जा सकता है या फिर डकैती कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति से $20 लाख और उसके साथ ही 8 लाख रुपये की डकैती कर ली गई, क्योंकि पुलिस के पास एक मामला सामने आया था कि जिसमें एक व्यक्ति से कुछ लोगों ने कहीं ना कहीं इस तरीके से बात की थी कि जो $20 लाख हैं उनको वो उन्हें सस्ते में दे सकते हैं और उसके लिए उनको सस्ते में 8 लाख रुपए देने होंगे, और जिसको लेकर कहीं ना कहीं वो व्यक्ति 8 लाख रुपए लेकर उनके पास पहुंचता है। और 7 लोग टोटल इस मामले में शामिल थे, जिसमें 2 RBI के जवान भी शामिल हैं और एक पुलिस का सिपाही भी शामिल है। हालांकि पुलिस ने 7 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से जो डॉलर हैं वो भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही 2.5 लाख रुपए कैश भी बरामद किया गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जब ये व्यक्ति उनके पास पैसे लेकर पहुंचा तो वहीं पर ये 2 व्यक्ति उनके पास आए, जो कि एक वर्दी में था और एक सादी वर्दी में था। उन्होंने उनको धमकाया और उनसे जो उनके पास पैसे थे वो और डॉलर लेकर फरार हो गए थे। तो इसका संज्ञान लेते हुए CCTV फुटेज के माध्यम से कहीं ना कहीं आरोपियों की तलाश की गई और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं SSP अजय सिंह ने साफ तौर पर बताया है कि 7 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 3 पुलिसकर्मी हैं, यानी कि 2 RBI के जवान हैं और एक पुलिस का सिपाही है। तो सभी को कहीं ना कहीं गिरफ्तार कर लिया गया है और सभी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। इसी के साथ SSP अजय सिंह ने कहीं ना कहीं जनता से अपील भी की है कि इस तरीके से ठगों के बहकावे में ना आए, क्योंकि कई ठग ऐसे होते हैं कि जो ऑनलाइन ठगी करते हैं, लेकिन कुछ आपको बहला फुसला कर भी आपसे डकैती या फिर इस तरीके की ठगी कर सकते हैं। इनसे बचकर रहने की आवश्यकता है और यदि आपको लगता है कि इस तरह के लोग आपको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सीधा पुलिस में उसकी कंप्लेन करा सकते हैं। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। शाही स्नान के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह तड़के 3 बजे से ही वॉर रूम की निगरानी कर रहे थे। वॉर रूम की निगरानी खासकर इसलिए चूँकि पिछली बार हुए हादसे के बाद से उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहद सबक लिया है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस को भी सतर्क रहने को कहा है। साफ तौर पे जिस तरीके से ये मामला हुआ, भगदड़ मची, भगदड़ के बाद लगातार सरकार को विपक्ष ने घेरना शुरू किया और कई लोगों ने कहा कि इंतजामात जो हैं वो ठीक नहीं है। इनको देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
वॉर रूम में खुद ही जिम्मेदारी संभाली और तकरीबन सुबह 3 बजे से जब शाही स्नान यानी कि जो अखाड़ों के स्नान होते हैं वो शुरू हुए, तभी उन्होंने राजधानी लखनऊ में वॉर रूम में अपनी कमान संभाल ली। उनके साथ तमाम वो अधिकारी मौजूद रहे जो सीधे कुंभ मेले की निगरानी कर रहे हैं। आपको बता दें, प्रयागराज महाकुंभ में हाल ही में हुई भगदड़ के बाद जो जांच कमेटी बनाई गई है, जांच कमेटी ने कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरी मामले को लेकर के एक कमेटी बनाई थी, उसने भी मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी। उसके बाद अब जाकर के प्रदेश के मुखिया जब आज स्नान था तो सुबह तड़के 3 बजे ही वॉर रूम पहुंच गए। वॉर रूम में पहुंचकर वो निगरानी करते रहे और तकरीबन 3 घंटे तक लगातार बैठक करके उन्होंने प्रयागराज कुंभ में हो रही एक चीज़ पर नज़र रखी और अपने अधिकारियों को तत्काल रूप से निर्देशित भी करते रहे। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले समय में जो अन्य स्नान, शाही स्नान रह गए हैं, उनके लिए प्रदेश सरकार पूरी तरीके से सजग है। किसी भी तरीके से इंतज़ाम कम नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस भी पूरी तरीके से सजग रहे। प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले किसी भी श्रद्धालु के साथ कोई गलत व्यवहार न करे, उनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाए और साथ ही साथ किसी समस्या में उस समस्या का समाधान किया जाए। प्रदेश के मुखिया ने साफ तौर पे इस बात पर भी नज़र बनाए रखने के लिए कहा कि जो भी महाकुंभ में स्नान करते जाएं, अमृत स्नान तक के बाद वो तत्काल वहां आराम न करें, वहां से आगे होकर के अन्य लोगों को उस जगह पर स्नान करने का मौका दें। अमृत स्नान सभी के लिए है, सभी श्रद्धालुओं के लिए है, जिससे खासकर इस महाकुंभ को दिव्य और अलौकिक इसलिए भी माना गया चूँकि 144 वर्षों बाद जब ये कुंभ आया है, महाकुंभ आया है, तो इसकी तैयारियां भी सरकार ने मुकम्मल की थी। लेकिन हाल ही में हुई भगदड़ के बाद से अब सरकार पूरी तरह सजग है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज सुबह 3 बजे से ही कंट्रोल रूम, वॉर रूम की निगरानी रखी। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। महाराष्ट्र परिवहन में कर्नाटक पैटर्न लागू होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं इरशाद अहमद। आज बात करते हैं खासतौर से महाराष्ट्र परिवहन में कर्नाटक पैटर्न लागू होने को लेकर। महाराष्ट्र में जल्दी ही कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम KSRTC की तहत बेहतर बस सेवाएं देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने हाल ही में बेंगलुरु में KSRTC मुख्यालय का दौरा किया और वहां की प्रीमियम बस सेवाओं अंबारी और एयरवत और राजहंस का निरीक्षण किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने जाना कि कर्नाटक परिवहन की लोकप्रियता का कारण सुरक्षित और सुविधाजनक सेवा है। यहाँ की बसों में वाईफाई, यूरिनल, ई-टिकट और ऑनलाइन बुकिंग जैसी सुविधाएं दी जाती है। इस परिवहन मंत्री, खासतौर से इस पर परिवहन मंत्री जो है महाराष्ट्र प्रताप सरनाइक ने कहा कि हम कर्नाटक के सफल मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं ताकि महाराष्ट्र में भी यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। परिवहन मंत्री के मुताबिक इस दौरे का मकसद कर्नाटक की बेहतर प्रबंधन प्रणाली और प्रोत्साहन योजनाओं को समझना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्यों को सुझाव दिया है कि वे अन्य राज्यों के अच्छे मॉडल को अपनाएं। अगर ये मॉडल महाराष्ट्र में लागू होता है तो लंबी दूरी की बस यात्रा पहले से ज्यादा आरामदायक और सुविधाजनक हो सकती है। देखना होगा कि सरकार इस पर कितना और कब तक काम कर पाती है और आखिर कब तक महाराष्ट्र की MSRTC की खंडार बनी बसों को कब बदला जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और यात्री और स्कूली बच्चों को हो रही परेशानी से कब तक राहत मिलती है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन नाजिम शाह के साथ मैं इरशाद अहमद, JK 24/7 न्यूज़, मुंबई। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़। मैं वीडियो जर्नलिस्ट हारून रशीद के साथ सिटी रिपोर्टर बेंगलोर से। आज एक बेंगलोर शहर में महत्वपूर्ण प्रोग्राम देखने को मिला। महत्वपूर्ण प्रोग्राम हुआ है यहाँ पर, जो कर्नाटका मीडिया अकेडमी की जानिब से रिपोर्टर्स और सीनियर रिपोर्टरों को 2023 और 2024 का अवार्ड से नवाजा गया। जुमला यहाँ पर 60 रिपोर्टरों को अवार्ड दिया गया है। इस मौके पर कर्नाटका के डिप्टी CM DK शिवकुमार ने कहा, देहाती सहाफ़ी हो या शहरी सहाफ़ी हो, जो भी मसाइल अवाम के होते हैं
सरकार तक पहुंचाने का काम आप लोग करते हैं। सहाफ़ियों को यहाँ पर हिम्मत अफजाई करते हुए कहा बहुत जल्द यहाँ पर एक हॉस्पिटल के लिए जो स्कीम होती है सहाफ़ियों के लिए भी अमल में लाने की बात कही, और साथ ही साथ जितने भी सीनियर रिपोर्टर्स और सहाफ़ी हैं उनको साइट्स यानी कि घर देने की भी बात कही। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ऑफ सिद्धरामैया के माध्यम सलाहकार हैं प्रभाकर सर ने भी यहाँ पर आकर सहाफ़ियों की हिम्मत अफजाई की, और कर्नाटका मीडिया अकेडमी की आयशा खानम मैडम के नेतृत्व में ये प्रोग्राम किया गया है। और आयशा खानम एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कर्नाटका एकेडमी की चेयरमैन भी हैं। वो पहली कर्नाटका महिला जो कर्नाटका एकेडमी की चेयरमैन बनी है। इस मौके पर उन्होंने बहुत सारे सहाफ़ियों को शुक्रिया अदा किया और आने वाले दिनों में तो मीडिया एकेडमी को भरपूर अच्छे से काम करने का तवक्को दिया, और सभी सहाफ़ियों को जो दूर दराज से लोग बेंगलोर पहुंचे थे उस सभी लोगों को इस्तकबाल और उनका शुक्रिया अदा किया। 2023 और 24 दोनों साल मिलाकर यहाँ पे मिलकर 2023 में 60 सहाफ़ियों को यहाँ पर अवार्ड दिया गया, 2024 के 30 सहाफ़ियों को अवार्ड दिया गया। जुमला 60 अवार्ड से यहाँ पर सहाफ़ियों को अवार्ड दिया गया है। और यहाँ पर बेंगलोर JN टाटा ऑडिटोरियम में बहुत खूबसूरत मंजर आज देखने को मिला। यहाँ पर सहाफ़ियों के बीच DK शिव कुमार एक आम नागरिक की तरह यहाँ पर उन्होंने सहाफ़ियों की हिम्मत अफजाई की और सभी को मुबारकबाद देते हुए। वीडियो जर्नलिस्ट हारून रशीद के साथ मैं मोहम्मद नबी बेंगलोर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर देहरादून से। मैं संचित शर्मा आपके सामने एक बड़ी खबर को लेकर के हूँ और बात करें देहरादून और पूरे उत्तराखंड के मौसम के अपडेट की, तो पूरे उत्तराखंड के अगर पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों पर हल्की बरसात देखने को मिल सकती है आने वाले 3 दिन में। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने कहा है कि पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर हल्की बर्फबारी और बरसात देखने को मिलेगी। और बात करें मैदानी क्षेत्रों की तो मैदानी क्षेत्रों में सुबह और शाम की अगर हम बात करें तो मौसम ठंडा बना रहेगा, लेकिन दिन के समय जो तापमान है वो 4 डिग्री से बढ़ जाएगा और गर्मी का एहसास अब मैदानी क्षेत्रों में होने लगा। इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए उत्तराखंड के पूरे मौसम की अपडेट हम आपको बता रहे थे। लेकिन बात करें कि उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों की, क्योंकि उत्तराखंड में जब मौसम बदलता है तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड में आने वाले जो पर्यटकों की संख्या है उसमें इजाफा देखने को मिलता है। तो नैनीताल एक टूरिस्ट प्लेस है और नैनीताल की अगर हम बात करें तो नैनीताल में आने वाले पर्यटकों ने मौसम का लुत्फ़ उठाया। वहाँ पर दिन की जो धूप का आनंद था वो उन्होंने लिया और साथ ही साथ सुबह और शाम की जो ठंडा मौसम था उसको लेकर के जो माल रोड और तमाम जो घूमने की जगहें थी वहाँ पर पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखने को मिला, जिसको लेकर के लगातार जितने भी व्यापारी वर्गों की अगर हम बात करें वो खुश नज़र आए। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरीके से उत्तराखंड का मौसम बना रहा तो निश्चित तौर पर उनके जो व्यवसाय है उसमें इजाफा होगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र थपलियाल के साथ जगह24/7 के लिए देहरादून से संचित शर्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। आज फरीदाबाद में सुबह एक ऐसा दर्दनाक हादसा सामने आया जिसमें एक ट्रक चालक की ट्रक के अंदर ही आग लगने के बाद जलकर मौत हो गई। दरअसल फरीदाबाद और गुरुग्राम के सड़क पर मांगर गांव के करीब एक ट्रक चालक ट्रक को लोड करके दिल्ली की तरफ ले जा रहा था, तभी ट्रक का एक्सीडेंट एक बिजली के खम्भे से हो गया, जिसके बाद चिंगारी इतनी ज़्यादा तेज़ हुई कि ट्रक पूरी तरह से जलकर सुआह हो गया। इस दौरान ट्रक में फंसे ड्राइवर अपने आप को बचा नहीं पाया और उस चलते ट्रक में ही जिंदा जलकर उसकी मौत हो गई। ऐसे में अब पुलिस जब इस बात की जानकारी मिली तो पुलिस ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन जब तक 30 साल के युवक की उस घटना में मौत हो गई। अब पूरे मामले में कहीं ना कहीं परिवार वाले जो है रो कर परेशान हैं और जो है अब जो युवक है वो बताया राजस्थान का कोट गाँव का बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जो डंपर था, जो ट्रक था, उसमें बजरी जो है लेकर दिल्ली की तरफ जाना था, लेकिन सुबह करीब 5:30 बजे का वक्त था जब अंधेरा होने की वजह से ट्रक एक बिजली के खम्भे से जा टकराया और खम्भे से जो है चिंगारी ट्रक पर जा गिरी और देखते ही देखते ट्रक में भयंकर आग लग गई।
ट्रक खम्भे से टकराने की वजह से जो है ड्राइवर अपने आप को ट्रक से बाहर नहीं निकल पाया, जिसकी वजह से उस दौरान ही मौके पर ही ट्रक ड्राइवर की दम घुटने और आग जलने से मौत हो गई। अब पूरे मामले में पुलिस जो है जांच कर रही है और इस दौरान बताया ये भी जा रहा है कि जब ट्रक में आग लगी तो पास में खड़ी एक ऑल्टो कार में भी जो है आग लगने की घटना सामने आई थी। अब सुबह करीब 5:30 बजे मामला घटा, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड को संपर्क किया और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। अब ट्रक को पुलिस ने अपने काबू में ले लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, जेड 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। मिल्कीपुर विधानसभा की वोटिंग 5 फरवरी को है और आज अखिलेश यादव मिल्कीपुर के दौरे पर हैं, रोड शो करेंगे, जनसभाएं करेंगे। उससे पहले राजनीति गर्म हो गई। कल अवधेश प्रसाद ने बाकायदा युवती के जिस तरह से उसकी निर्मम हत्या हुई और दुष्कर्म होने की भी आशंका जताई जा रही है, जिसको लेकर सांसद अवधेश प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलख के रोने लगे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये सांसद की नौटंकी है, अगर जांच होगी तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता ही बलात्कार और हत्या के पीछे पाया जाएगा। इस तरह की टिप्पणी के बाद अखिलेश यादव ने भी सियासी पारा गर्म कर दिया। आज का दौरा है, उन्होंने कटाक्ष प्रहार मुख्यमंत्री पे किया है कि कुम तो संभल नहीं रहा है, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब है और दलित महिलाओं युवतियों के साथ इस तरह का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार में हो रहा है। कहीं ना कहीं उन्होंने प्रश्न उठाया कि किस तरह से दलित पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, उनकी जो बेटियां हैं, बहन हैं, वो महफूज नहीं हैं। इस तरह के इल्ज़ामात समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार पर उठा रहे हैं। इस तरह की हत्या से एक सनसनीखेज़ चीज़ें तो आ गई हैं, क्योंकि 5 फरवरी को चुनाव है और दलित वोट बैंक पे ही निर्धारित है वहाँ की जीत। और जाहिर सी बात है, कई बार के विधायक भी मिल्कीपुर विधानसभा से अवधेश प्रसाद रह चुके हैं। फिलहाल अजीत, उनके बेटे, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि इस तरह की राजनीति और युवती की हत्या, निर्मम हत्या और दुष्कर्म की भी आशंका जताई जा रही है। इसके बाद इस तरह के बयानात, अखिलेश यादव का कटाक्ष भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ पर, योगी आदित्यनाथ का कटाक्ष सांसद और अखिलेश यादव पे और समाजवादी पार्टी पे क्या राजनीतिक रंग लाता है, ये तो आने वाला कल बताएगा। फिलहाल 5 फरवरी को वोटिंग है, उसके बाद नतीजे तय करेंगे कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट किसकी झोली में जाने वाली है। कैमरा पर्सन किशन के साथ रजा बादल, लखनऊ जेके न्यूज़। नमस्कार, मैं देव प्रकाश, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। आज 3 फरवरी है। 3 फरवरी को पूरे बिहार राज्य में सरस्वती पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। खासकर राजधानी पटना के शैक्षणिक संस्थानों में बहुत ही धूमधाम से पूजा मनाया जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा भारी सुरक्षा बलों को लेकर यहाँ पे विभिन्न चौक चौराहा पर सुरक्षा बलों को तैनात की गई है। आपको बता दें कि करीब पटना के 47 संवेदनशील स्थानों पे प्रशासन के द्वारा सुरक्षा बल को तैयार किया गया है। खासकर अशोक राजपथ स्थित पटना यूनिवर्सिटी के अगल बगल एवं छात्रावास के परिसर में अतिरिक्त बल को तैनात किया गया है, ताकि पूजा में कोई शांति भंग न हो सके और सही ढंग से पूजा पाठ हो सके। आपको बता दें कि जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह के द्वारा पूरे जितने भी छात्रावास हैं, खासकर पिंटू हॉस्टल, पटेल छात्रावास, बीएन कॉलेज छात्रावास, सभी के परिसर में अतिरिक्त बल लगाए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार का अप्रिय घटना न घट सके। आपको बता दें कि जिस प्रकार से 2 साल पहले 2022 में पटेल छात्रावास के विसर्जन के दौरान गांधी मैदान के स्थित गोली चली थी, जिसमें एक छात्रों की मृत्यु हो गई थी, जिसको लेकर इस बार काफ़ी सतर्कता बरती जा रही है। 3 तारीख से लेकर 5 तारीख तक पूरे पटना शहर में, खासकर अशोक राजपथ स्थित शैक्षणिक संस्थान जहाँ पे हैं, वहाँ पे सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और 5 तारीख तक काफ़ी सुरक्षा चौकसी रहेगी। यहाँ जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने नाव को भी बंद कर दिया गया है कि गंगा से आवागमन कोई न हो सके, और विसर्जन के लिए 10 कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं जहाँ पे विसर्जन होगा, और गंगा में इस बार विसर्जन भी नहीं करना है, और 10 कृत्रिम तालाब जो बनाए गए हैं वहीं पर विसर्जन किया जाएगा।
करीब हर छात्रावास में 2 मजिस्ट्रेट, 2 पुलिस अधिकारी एवं 50 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है कि पूजा पाठ सही ढंग से हो और शांति भंग करने वाले को कैमरे से नज़र रखा जाएगा और उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। कैमरा पर्सन अजय के साथ देव प्रकाश, JK 24/7 न्यूज़, पटना।